तो दोस्तों इको मोबिलिटी आईपीओ का अलॉटमेंट तो हमें कल रात में ही लिंक्डइन वेबसाइट पे देखने को मिल गया था एंड अब कल यानी 4 अगस्त को इसका हमें लिस्टिंग भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में जिनको भी ये आईपीओ मिला हुआ है वो बहुत ही कंफ्यूजन में है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ को लेकर क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग डे लेकर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बस इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन आपको क्या करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसका लॉन्ग टर्म विजन देखने वाले हैं, जिससे आपको ये पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि लिस्टिंग डे के दिन आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए। क्या जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, या फिर अगर जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। सो ये वीडियो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जिनको इनका अलॉटमेंट मिला हुआ है, बट साथ ही साथ उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि यहाँ से हम बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बार इस कंपनी के काम के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो ये कंपनी काम क्या करती है एंड इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो जानना आपका एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो दोस्तों ये कंपनी 1996 से एज ए रेंटल कार सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी जो भी बड़े बड़े कंपनी हो गए उनमें जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी गाड़ी यूज होता है वही सब गाड़ी ये कंपनी रेंट पे प्रोवाइड करती है। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाए होंगे। बट अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसके फुल रिव्यू को जरूर देखें, क्योंकि इसका फुल रिव्यू भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इसके रिव्यू वाली वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 318 रुपए से लेकर 334 रुपए के बीच में रखा गया था। तो अगर इस हिसाब से इसका ग्रे मार्केट में डिमांड देखा जाए तो दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका डिमांड कहीं 45 से 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर 50% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 167 का प्रॉफिट बता रहा है, 44 शेयर का लॉट है, यानी ऑलमोस्ट 7400 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों ग्रे मार्केट में अगर इस आईपीओ का कल तक डिमांड 45 से 50% के आसपास बना रहता है तो जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें तो इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 45 से 50% के जीएमपी को देखते हुए अगर इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों ये कहीं 385 से लेकर 500 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिस्टिंग प्राइस एक अंदाजन प्राइस है जो प्योरली ये अपने जीएमपी पे डिपेंडेंट है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखते हुए बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके जीएमपी में लगभग 50% के आसपास डिमांड है। तो हो सकता है कि कल इसका लिस्टिंग हमें 60% पे भी देखने को मिल जाए या फिर 30-40% के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें हर सिचुएशंस में एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए कि किस जीएमपी पे लिस्ट होता है तो हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लॉन्ग टर्म के बारे में, ताकि इस आईपीओ से उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में। लेकिन आज उससे भी पहले हम लोग एक बार इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के पीर को देखें तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसी जैसी 5 सिमिलर कंपनी के साथ इस कंपनी का कंपेयर करने वाले हैं। एंड दोस्तों श्री OSFM एंड वाइस ट्रेवल तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, बट ये जो नीचे का 3 कंपनी है वो मार्केट में अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों ये कंपनी 1996 में आई थी, जो अपने पास काफी एक्सपीरियंस रखती है अपने पीर ग्रुप के मुकाबले। एंड फिलहाल अभी इसका फ्लीट साइज जो है वो 9000 के पार है, जो इसके पीर ग्रुप से कहीं ज्यादा है। एंड अगर इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो ये कंपनी अपना प्रेजेंस 109 सिटीज में बना चुकी है, यानी देखा जाए तो इसके पीर ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा ये नंबर है। यानी लगभग इस कंपनी का प्रेजेंस पूरे इंडिया में है।
एंड वहीं अगर फंडामेंटल के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले कहीं ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करती है, जिसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करके चलती है। एंड फिलहाल अभी इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 11% के आसपास है, यानी प्रॉफिट मार्जिन के भी तुलना में अपने पीर ग्रुप से कहीं ज़्यादा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट में अपने पीर के मुकाबले कहीं आगे है, जो 16% के EBITDA मार्जिन के साथ अपने लिस्टेड पीर के मुकाबले आगे है। तो चलिए वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो पूरी की पूरी तरह से डेट फ्री है। यानी FY24 तक इस कंपनी के पास लगभग 22 करोड़ के आसपास तक डेट था, जो पूरी की पूरी तरह से नेग्लिजिबल है। वहीं इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये कंपनी अपना सर्विस 109 सिटीज में प्रोवाइड करती है, जो 21 स्टेट तक फैली हुई है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट ये अपना प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में बना के रखी हुई है। वहीं इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी हाई प्रोफाइल नाम है, जैसे HCL टेक हो गया, इंडसलैंड बैंक, अर्बन कंपनी, वॉलमार्ट ग्लोबल, HDFC लाइफ, फार्म्स कुक एंड VA-टेक बावेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। एंड वहीं दोस्तों जैसे कि इसके पीर को एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, यानी वो या तो फंडामेंटल हो गया या फिर जियोग्राफिकल प्रेजेंस हो गया, हर सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। वहीं दोस्तों अब हम इसके अगर रिस्क के बारे में बात करें तो इस कंपनी का 40% रेवेन्यू केवल 2 ही स्टेट से आता है, वो महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। यानी देखा जाए तो ये कंपनी 21 स्टेट में तो फैली हुई है, बट 40% से ज़्यादा का रेवेन्यू केवल 2 स्टेट से ही आता है एंड बाकी 60% के आसपास 19 स्टेट से आता है। यानी ये 2 स्टेट पे कंपनी हैविली रिलाई है। वहीं इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एंड कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर एंड इवन कुछ अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी इस सेक्टर में शामिल है, जिसके चलते इन कंपनियों को काफ़ी कम मार्जिन पे भी काम करना पड़ता है। वहीं ये कंपनी अपने वेंडर्स पे भी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी अपने DRHP में लगभग 1200 के आसपास तक कार मेंशन की है कि इसके पास लगभग 1200 से ज़्यादा गाड़ी है। एंड दोस्तों ये जो गाड़ी है वो कंपनी खुद ऑन नहीं करती है, इनमें से कुछ गाड़ी कंपनी रेंट पे भी लेती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। बट अगर स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों ये कंपनी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये कंपनी अपना सर्विस प्रीमियम सेगमेंट में भी देती है, जिसका मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड है। यानी आजकल लोग नई गाड़ी को ना खरीदते हुए रेंट पे गाड़ी लेना पसंद करते हैं एंड ये कंपनी आपको सेल्फ ड्राइव के तौर पे रेंट पे भी गाड़ी प्रोवाइड करती है। यानी ये कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देगी, आप उसको सेल्फ ड्राइव करके सेल्फ ऑन कर सकते हैं। वहीं 30 देशों में इस कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस है, जिसके पास ऑलमोस्ट 12,000 से ज़्यादा कार है। सो ओवरऑल ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है। बाकी बात इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, क्या उन्हें इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका जो लिस्टिंग है वो 50% के ऊपर होता है तब आपको यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करनी चाहिए। बट अगर इसका लिस्टिंग 30-35% के आसपास होता है तब आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट अगर लिस्टिंग 50% पे भी होता है एंड प्री IPO मार्केट में इस IPO का डिमांड अगर अच्छा हो तो उस डिमांड को देखते हुए आप इस IPO में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर 50% के ऊपर लिस्ट होता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड अब दोस्तों अगर बात की जाए उनके लिए जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो इस IPO को होल्ड करे या फिर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो दोस्तों अगर आप केवल इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किए थे कि इस IPO में तो आपको केवल लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा 7500 के आसपास तक लिस्टिंग गेन अगर मिल रहा है तो आप चाहें तो खुशी खुशी इस IPO से लिस्टिंग गेन्स बुक करके निकल सकते हैं। बट अगर आपने इस कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को अच्छे से एनालाइज किया है एंड ये डिसीजन लिया है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों इस IPO को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट वहीं मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक सेफ स्ट्रेटजी है कि उनको जितना भी इस IPO के साथ 7500 के आसपास तक लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है वो चाहे तो इस लिस्टिंग गेन्स को होल्ड करके छोड़ सकते हैं एंड बाकी बचा अपना जो प्रिंसिपल कैपिटल 15,000 के आसपास है उसको कुछ शेयर सेल करके निकाल सकते हैं। यानी इस IPO में वो अपना प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे उनका प्रिंसिपल कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड प्रॉफिट जो है वो समय के साथ कंपाउंड होते रहेगा।
बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनाना है। आपके पास 9:45 से लेकर 10 बजे तक 15 मिनट का आराम से समय मिलेगा। उस 15 मिनट में आपको इस कंपनी का ओपनिंग प्राइस देखना है, इसके डिमांड को एनालाइज करना है एंड उसके बाद ही इसमें आपको कोई भी डिसीजन बनानी है। एंड दोस्तों अगर प्री मार्केट में इसका डिमांड अच्छा हो तो जो भी केवल लिस्टिंग गेंस बुक करने वाले हैं वो कुछ समय रुक के ही इसमें अपना लिस्टिंग गेंस बुक करे, जिससे क्या है कि उन्हें इस आईपीओ में एडिशनल 5 से 10% का गेन देखने को मिल सकता है। बट अगर प्री आईपीओ मार्केट का आप मेरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग प्री आईपीओ सेशन में हर आईपीओ को एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग होने के बाद ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एंड व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इससे लिस्टिंग गेंस लेके निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।